students, I am your teacher P.K. Tiwari and you are watching P.K. Tiwari Chemistry classes. आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर 1 में आपने देखा सॉलिड क्या होता है और सॉलिड के क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस बात का स्टडी हुआ था। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कितने तरह का होता है सॉलिड। सॉलिड का टाइप क्या है, इसका स्टडी होने जा रहा है और यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स समझेंगे। सॉलिड का टाइप इस चैप्टर में कई बार पढ़ना है और सबका जो बेस है वो अलग अलग है। कभी हम लोग सॉलिड का टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर पढ़ेंगे, कभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन यह जो टाइप है सॉलिड्स का, यह फोर्स पर डिपेंड है। आपका फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो यहां हम लोगों को 2 तरह के सॉलिड पढ़ने हैं। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स ये 2 तरह के हैं। ध्यान देंगे आप। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक सॉलिड्स जो है यहां वह है एमॉर्फस सॉलिड्स। 2 तरह के हैं। एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों का प्रॉपर्टीज है, इस बात का स्टडी यहां पर होगा। तो एक एक पॉइंट कर कर हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको एग्जाम्पल ही इसका हम देते हैं, तो और प्रॉपर्टी ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि वो ध्यान में आपका रहेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो जैसे आयरन, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जो मेटल्स हैं आपके, NaCl है, आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं आपका, डायमंड हो गया है आपका, I2 सॉलिड हो गया। तो इस तरह के जो सॉलिड हैं ये सब सॉलिड कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। यानी उसमें से एक कोई आप मेजरमेंट ले लें, जैसे मान लें कि डायमंड ही हमने कहा, तो डायमंड का टाइप आप समझ लें कि वह एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और दूसरे में है आपका एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपका, जैसे जो प्लास्टिक है, ग्लास है, फाइबर है, या ऐसा कहें कि जो पॉलीमर होता है, जो यह शर्ट का बटन बना हुआ है, जो बटन है, यह एक एमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, फाइबर, इन सबको एक जगह पर आप पॉलीमर्स कह सकते हैं। तो जो प्लास्टिक होते हैं वो होता है आपका क्या, एमॉर्फस सॉलिड आपका।
तो एक तरफ है आपका आयरन है, डायमंड है, और दूसरे तरफ प्लास्टिक है, ग्लास है आपका। इन्हीं दोनों के बीच का हमको यहाँ पर डिफरेंस समझना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब यह एक टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे आप, और एक एक पॉइंट कर कर यहां पर आपको समझाते हैं। तो शुरू करते हैं यहां से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एक डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। हमने क्या कहा? क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एक डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। देखिए, यहां कैरेक्टरिस्टिक जो शब्द है इसका मतलब गुण होता है, और प्रॉपर्टी का भी मतलब गुण ही होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यहां पर यह है कि उसका कोई खास गुण है आपका, उसकी खास पहचान है आपका। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो क्या है? तो खास ज्योमेट्रिकल शेप वहां होगा। जैसे मान लें कि आप डायमंड ले लिए हैं, तो जो डायमंड है उसका एक खास शेप है। उस शेप का नाम क्या है आपका? टेट्राहेड्रल। पहले भी आपको बताए हैं ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा कि टेट्राहेड्रल है आपका, उसका शेप होता है जो मीथेन का शेप होता है टेट्राहेड्रल, वही डायमंड का आपका शेप होता है आपका। तो एक उसकी पहचान हुई ना कि यह डायमंड टेट्राहेड्रल है, इसकी पहचान है आपका। लेकिन एमॉर्फस के पास कोई खास उसका शेप नहीं है, खास ज्योमेट्री उसका नहीं है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हुआ है आपका, दोनों को पहचानने का रूल है आपका। या NaCl है, NaCl का जो ज्योमेट्री में वो रहता है वह है क्यूबिक होता है, यानी क्यूब होता है। तो उसकी एक पहचान है ना कि NaCl का जो ज्योमेट्री है वह कैसा है आपका? एक क्यूब है आपका। लेकिन वहां पर कोई शेप नहीं होता है, वहां हम इरेगुलर शेप के बारे में कहेंगे। तो यह एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम लोग यहां नोट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और बट के बाद ये रहेगा, और बट के बाद आपका एमॉर्फस रहेगा। तो यहां कहा जाएगा कि दे हैव ए डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, but they have irregular shape। इनके पास जो शेप होगा वह कैसा शेप होगा? इरेगुलर शेप होगा। तो इस बात को समझिए आप, यह एक पॉइंट है। आप चाहें तो वहां पर वो पिक्चर भी बना सकते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल है और इसका कोई खास पिक्चर नहीं है आपका, इन दोनों का है आपका। तो यहां पर आप चाहें तो एक शेप ले सकते हैं। एक एग्जांपल यहां पर, जैसे मान लें कि डायमंड का ही बनाते हैं, तो डायमंड का यही पिक्चर होता है इस तरह से। यहां भी कार्बन 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 और कार्बन, हर जगह पर कार्बन है। ये है ऐसे इस तरह से। यह डायमंड का पिक्चर है। यहां भी 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, कनेक्टेड है आपका, सब चारों आपस में जाएगा। तो यह आपका एक डायमंड हुआ। यहां अगर बात करते हैं डायमंड, तो यह क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। लेकिन यहां कोई शेप नहीं है आपका, यहां कोई परफेक्ट शेप नहीं है, कोई है सॉलिड आपका। तो यहां कहेंगे हम इरेगुलर शेप है आपका, और इरेगुलर शेप और एमॉर्फस सॉलिड आपका। यहां पर
इरेगुलर शेप है, कोई खास है नहीं। और यहां पर आप कह सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल को हम लोग ध्यान से इस तरह से, और ये क्रिस्टलाइन हो गया, और यह आपका क्या हो गया, एमोर्फस सॉलिड्स इसे हम लोग कहेंगे। एमोर्फस यह सॉलिड्स है, और यह जो सॉलिड है वह कैसा है, तो यह आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह एक पॉइंट आपको समझ में आया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्पेशल ज्योमेट्री होता है जिससे उसकी पहचान होती है। अब हम लोग यहां से सेकंड पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर, यह समझेंगे। सेकंड पॉइंट है इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में है सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यह एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी एक खास होता है आपका। जैसे अमोनियम क्लोराइड एक आपका सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड, या कोई भी सॉलिड आप ले लें, तो हर सॉलिड का एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, जो उसी टेम्परेचर पर जाकर वो क्या होगा आपका, पिघलेगा आपका, यानी कि वह आपका मेल्ट होगा। जैसे वाटर अगर है तो अगर उसके हम बॉइलिंग पॉइंट का चर्चा करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सभी कोई जानता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तब जाकर वह वाटर क्या होता है, बॉयल होता है आपका। तो वैसा ही यहां सॉलिड के बारे में है कि जब सॉलिड का टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर जाकर पहुंच जाता है जहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहीं पर जाकर वह क्या होता है, पिघल जाता है आपका। तो एक बात यह हो गई कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके पास, यानी कि दे मेल्ट एट ए शार्प टेम्परेचर आपका, वो मेल्ट वहां पर करता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में यह पॉइंट ऐसा नहीं है। कैसा है आपका, तो दे ग्रेजुअली सॉफ्टेन, ये धीरे धीरे टेम्परेचर को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो पिघलना आपका शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि इसको किसी खास टेम्परेचर पर ले जाया जाए तभी जाकर यह पिघलेगा, नहीं, टेम्परेचर को यहां बढ़ाते जाएंगे, यह पिघलना जो है कि यह शुरू हो जाएगा आपका। तो यह एक मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हुआ। तो ऐसा क्यों होता है यह भी थोड़ा समझ लें कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यहां शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आपने सॉलिड के बारे में पढ़ा कि सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वहां पर यह फोर्स जो है काफी कम होता है आपका। यानी ऐसा कहें कि आगे चल के इसी में है, इसे सॉलिड माना ही नहीं जाता है आपका। तो यह फोर्स के आधार पर है। आगे आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वह डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन दैट स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, तो वहां पर इसे समझाएंगे आपको कि मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां का ज्यादा होगा तो वहां का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट है यहां, दे मेल्ट एट ए शार्प टेम्परेचर। किसी खास टेम्परेचर पर यह जो है मेल्ट करता है, बट दे ग्रेजुअली
soften over a range of temperature। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह शार्प होता है, डेफिनिट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिससे उसको हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह आप कहें इरेगुलर होता है या ग्रेजुअली सॉफ्टन होता है, धीरे धीरे जब उसको आप बढ़ाएंगे तब जाकर होगा। अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से, क्या है थर्ड पॉइंट इसका? थर्ड पॉइंट यहां पर यह है इसका क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब होता है काटना, तोड़ना है आपका, क्लीवेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब किसी शार्प एज टूल से काटा जाता है उसको, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पीसेस बनता है उस पीसेस के पास जो सरफेस होता है वो प्लेन और स्मूथ होता है आपका। उसका जो सरफेस होता है वह प्लेन होता है और स्मूथ होता है आपका। लेकिन एमोर्फस सॉलिड को जब किसी शार्प एज टूल से हम काटते हैं तो उसका नहीं होता है स्मूथ और प्लेन सरफेस आपका, वहां पर इरेगुलर सरफेस होता है आपका। तो यह इसका क्लीवेज प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि क्या यह सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करेगा? तो अगर वो क्रिस्टलाइन होगा तो क्रिस्टलाइन शो करेगा आपका, क्रिस्टलाइन शो करेगा, लेकिन एमोर्फस शो नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो आप सॉलिड के बारे में पढ़े हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है कि पार्टिकल्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है आपका, उसमें एक ऑर्डर होता है आपका। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो जब उसको काटते हैं, तोड़ते हैं, तो वो सॉलिड जो पीसेस देता है उसमें भी पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होता है वह एक ही जैसा होता है सभी का। तो इस वजह से क्रिस्टलाइन में जो होता है वो स्मूथ और प्लेन सरफेस होता है आपका। इस बात को हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव प्लेन एंड स्मूथ surfaces of pieces after cutting with a sharp edged tool, sharp edged tool आपका, but they have irregular surfaces, irregular surfaces। ध्यान से, क्रिस्टलाइन के पास जो पीसेस होते हैं उसके पास ये स्मूथ एंड प्लेन सरफेस होता है, जबकि इसके पास जो होता है वह इरेगुलर होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है आपका वह एक जैसा नहीं है। और इसे ही हम कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी के नाम से। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्लीवेज प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे आपका। यह सॉलिड का क्लीवेज प्रॉपर्टी है। तो एक पॉइंट यह हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहां से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान से। अब नेक्स्ट है इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में। इंथैल्पी कहने का मतलब हीट। तो यह भी, इसका भी रिलेशन मेल्टिंग पॉइंट के साथ ही है आपका। जो मेल्टिंग पॉइंट के साथ संबंध है वही संबंध, दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन यहां थोड़ा सा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह दिया गया है।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एक डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो सॉलिड से लिक्विड में आना, इस घटना को कहते हैं हम लोग क्या? फ्यूजन कहते हैं। तो इस पर ज्यादा नहीं। अब यहां पर इसका डिफिनिट होता है क्रिस्टलाइन का, और एमोर्फस का क्या होता है? इरेगुलर होता है, या कहें कि डिफिनिट उसके पास नहीं होता है आपका। वही मेल्टिंग पॉइंट वाला ही इसके साथ संबंध है कि किसी खास टेम्परेचर पर जब इसको ले जाएंगे तभी यह सॉलिड से कन्वर्ट होगा, कहां पर? लिक्विड में, किसी खास टेम्परेचर पर, यानी डिफिनिट इसके पास होगा। लेकिन एमोर्फस के पास कोई डिफिनिट क्या है? नहीं होगा। तो इस पॉइंट को समझेंगे हम लोग ध्यान से। तो यहां लिखेंगे कि दे हैव definite enthalpy of fusion, but they do not have definite enthalpy of fusion, आपका यहां पर वह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये पॉइंट अच्छा है, इससे क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में। 5वां नंबर पॉइंट यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, रियल सॉलिड्स उसे हम कहते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं, या उसे कहें सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है आपका। ट्रू सॉलिड्स यानी रियल सॉलिड्स जो है वह आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जो एमोर्फस है आपका, उसे हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। स्यूडो कहने का मतलब फॉल्स है आपका, इमेजिनरी, काल्पनिक आपका। स्यूडो सॉलिड्स है। अब जैसे ग्लास है, तो ग्लास को अगर हम टच करते हैं, प्लास्टिक को टच करते हैं, तो ये तो आभास होता है कि वह एक सॉलिड है आपका, लेकिन उसे सॉलिड बनाया गया है, उसको सुपर कूल्ड किया गया है आपको। जैसा कि पहले क्लास में हम लोग पढ़े कि जब किसी चीज को हम ठंडा करते हैं, ऐसे सब तो ठंडा करने से ही सॉलिड बनता है आपका, लेकिन यहां पर है कि बनाया जाता है। अब ग्लास लिक्विड में है, उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में। यानी कहने का मतलब यह है कि स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी इसमें सॉलिड होते हुए भी लिक्विड का प्रॉपर्टी इसमें होता है। यह जो आपका एमोर्फस सॉलिड है, उसमें लिक्विड का भी प्रॉपर्टी होता है। वो कैसे होता है, इस बात को एक्सप्लेन करें। तो आप देखे होंगे पुराने मकान में जो खिड़की है, विंडो है आपका, तो वहां अगर ग्लास का विंडो लगा है, खिड़की लगा है, और वो बहुत दिन पुराना हो गया है ग्लास आपका, तो आप महसूस करेंगे कि उसका नीचे का जो पोर्शन होगा, खिड़की का जो बॉटम पर होगा पोर्शन, वो ज्यादा थिकनेस होगा, और ऊपर में थिकनेस क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों हुआ? तो बहुत पुराना हो गया, सनलाइट उस पर पड़ा होगा, और सनलाइट पड़ने से वो फ्लो कर गया होगा नीचे के तरफ। धीरे धीरे स्लोली यह घटना घटती है आपका। तो नीचे ये हो गया, वो मोटा हो गया, थिकनेस हो गया आपका। और जैसे लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, तो जिसमें बहाव होता है, जिसमें फ्लो का टेंडेंसी होता है, उसे हम आपको लिक्विड कहते हैं। सॉलिड में यह टेंडेंसी नहीं होता है आपका, क्रिस्टलाइन में, लेकिन एमोर्फस में यह होता है आपका। अब यहां से एक और प्रॉपर्टी सॉलिड में आता है कि द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज नेग्लेजिबल। आप यह भी कह सकते हैं, डिफ्यूजन का भी मतलब होता है क्या, बहना है आपका।
जैसे किसी गैस को आपने कहीं पर छोड़ दिया तो डिफ्यूजन इफ्यूजन होता है आपका। तो बहना का जो टेंडेंसी होता है आपका वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता है, वह होता है किसमें आपका एमॉर्फस सॉलिड में, क्योंकि वो वास्तव में सॉलिड नहीं है, वह तो आपका लिक्विड है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिखेंगे। और ट्रू सॉलिड से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि उसके पास जो सॉलिड का प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो है आपका, वो काफी रिजिड है, काफी इनकम्प्रेसिबल है, उसमें एक ऑर्डर अरेंजमेंट है, उसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है आपका। तो हर चीज वहां पर क्या होता है, हर चीज वहां पर फिक्स है और एक शार्प है, एक डेफिनिट है आपका। तो समझ रहे हैं बात को। तो ये क्वेश्चन करेगा कि एक्सप्लेन दैट ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो वहां बताना होगा कि लिक्विड का जो प्रॉपर्टी होता है वो बहना होता है, वो फ्लो करना होता है। तो ग्लास जो है ज्यादा उस पर अगर हम ये देते हैं तो हीट अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसमें फ्लो का टेंडेंसी आ जाता है, तो लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो इस वजह से उसे हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां, दे आर ट्रू सॉलिड्स, यह ट्रू सॉलिड्स but they are pseudo solids, या इसी को कहें सुपर कोल्ड, इसे हम लिक्विड्स भी कह सकते हैं। तो यह प्रॉपर्टी हुआ। तो यह फ्लो के आधार पर इसको बांटा गया है। तो एमॉर्फस में फ्लो का टेंडेंसी होता है, क्रिस्टलाइन में फ्लो का टेंडेंसी नहीं होता है। यानी जो प्योर सॉलिड है उसमें फ्लो का टेंडेंसी नहीं होता है। यह एक हुआ। अब चाहे तो इसे एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। थोड़ा थ्योरेटिकल है, इंटरेस्टिंग है आपका, धीरे धीरे इसमें आएगा, समझेंगे इसे। तो यह हुआ 5 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट और है। ध्यान देंगे। समझेंगे इसे। समझें। अब यहां से हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ऑर्डर के बारे में है कि दोनों में ऑर्डर किसका ज्यादा होता है। तो क्रिस्टलाइन के बारे में है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ऑर्डर होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में यह जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर होता है। इसका मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बहुत दूर तक खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि कोई आप मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते हैं तो सॉलिड से बनता है, तो कितना ऊंचा ऊंचा मकान बन जाता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि वहां जो सॉलिड यूज हो रहा है वह क्रिस्टलाइन है आपका। उसको बहुत ऊंचे तक, बहुत लंबे तक उसको आप रख सकते हैं उसी शेप में आप। जबकि एमॉर्फस सॉलिड है, अब एमॉर्फस सॉलिड जैसे कि रबर है, तो क्या रबर को रखकर आप मकान बना सकते हैं या उसको जोड़कर कुछ बहुत लंबा खड़ा कर सकते हैं? तो वहां उसे आप नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, क्वार्ट्ज। यह एक शब्द है क्वार्ट्ज,
और एक और है क्वार्ट्ज ग्लास। अच्छा क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज है और क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज जो होता है उसका फॉर्मूला SiO2 होता है और क्वार्ट्ज ग्लास उसका भी फॉर्मूला यही होता है। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन दोनों का जो अरेंजमेंट है वह आपका अलग अलग है। जो क्वार्ट्ज है, और क्वेश्चन भी है कि हम क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज ग्लास में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्वार्ट्ज में भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और क्वार्ट्ज ग्लास में भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज सिर्फ है वहां पर, क्वार्ट्ज जो है वहां में जो पार्टिकल्स का ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और शॉर्ट रेंज भी ऑर्डर होता है, दोनों होता है। अब जहां लॉन्ग रेंज होगा वहां तो शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन जहां शॉर्ट होगा वहां पर लॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है उसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होता है आपका। तो यही डिफरेंस है दोनों में, आपका क्वार्ट्ज में और क्वार्ट्ज ग्लास में। जब आप क्वार्ट्ज को हीट करते हैं तो वो क्वार्ट्ज कन्वर्ट हो जाता है आपका कहां, क्वार्ट्ज ग्लास में आपका। हीटिंग और उसके बाद फिर उसको कूलिंग करेंगे तब जाकर, ऐसे ग्लास तो बनता है कूलिंग करने से ही, हीट किए लिक्विड बना, फिर उसको हम लोग कूल करेंगे। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 6 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे इसे। 6 they have long range order of constituent particles, but they have short range order of constituent particle। अब लास्ट पॉइंट है आपका 7, समझेंगे ध्यान से। 7 क्या पॉइंट है आपका? 7 पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है और यह एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है सॉलिड का। 2 शब्द हम यहां बोलने जा रहे हैं, नए शब्द। एक का नाम है आइसोट्रोपिक और दूसरे का नाम है एनी आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह एनी आइसोट्रोपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वह आइसोट्रोपिक होता है। अब समझना यह है कि आइसोट्रोपिक क्या है और एनी आइसोट्रोपिक क्या है। तो आप इस तरह का शब्द पहले भी सुने होंगे, जैसे आइसोटोप्स होता है, आइसोबार्स होता है, आइसोटोन्स होता है, आइसोमर्स होता है। वैसे ही एक प्रॉपर्टी है आपका आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का हिंदी ऐसे होता है समदैशिक, मतलब जो सभी दिशाओं में बराबर हो, आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, उसे हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो क्या बराबर है आपका? तो सॉलिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल एक्सपेंशन किसी भी सॉलिड का। अगर यह प्रॉपर्टी सॉलिड के हर डायरेक्शन में इक्वल है, हर डायरेक्शन में इक्वल है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक कहते हैं। और अगर यह इक्वल नहीं होगा, अगर यह इक्वल नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एनी आइसोट्रोपिक कहेंगे हम लोग।
तो क्रिस्टलाइन में ये प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, ये डिफरेंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि मान लें कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर हम इसको ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो ये दोनों तरफ का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, बदल जाएगा। तो डायगोनली प्रॉपर्टी कुछ और होगा और वर्टिकली कुछ और होगा आपका। तो अगर ऐसी घटना घटती है इस तरह की कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी इसका अलग हो जाता है, तब इसे हम कहते हैं एनी आइसोट्रोपिक। और अगर वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका आइसोट्रोपिक कहेंगे, प्रॉपर्टी आइसोट्रोपिक कहेंगे। तो क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन दैट आइसोट्रोपिक एंड एनी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। तो इसको क्वेश्चन में आगे कराएंगे, तो इस पॉइंट को यहां पर आप लिख लें, ध्यान दीजिएगा। तो टॉपिक है यहां से क्रिस्टलाइन में कि दे आर एनी आइसोट्रोपिक इन नेचर, but they are isotropic in nature, isotropic in nature। तो यह हुआ डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड में और आपका एमोर्फस सॉलिड में, डिफरेंस यह कहलाया है आपका। समझे बात को? तो एक बार इस टॉपिक को हम टोटल सम अप कर देते हैं, एक बार फिर से देख लें इस 7 पॉइंट्स को क्या है। फर्स्ट पॉइंट में हमने आपको क्या समझाया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिससे उसकी पहचान होती है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड के पास ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, उसका इरेगुलर शेप होता है। दूसरा पॉइंट बताया गया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका एट शार्प टेम्परेचर, या शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है उसका। जबकि एमोर्फस क्या होता है, वो ग्रेजुअली सॉफ्टेन होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो होगा। तीसरा पॉइंट कहा गया था क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में कि जब किसी सॉलिड को किसी शार्प स्टूल से आप उसको काटते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वह प्लेन होता है और स्मूथ होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड का जो सरफेस है वह इरेगुलर सरफेस होता है। फोर्थ पॉइंट कहा गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में, तो ये पॉइंट वही है जो मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट है आपका। नेक्स्ट बताया गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रू सॉलिड्स हम लोग कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। एक बात यह हो गया, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। इसके बाद जो एमोर्फस है उसे हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं या सुपर कोल्ड लिक्विड्स कहते हैं, पहले भी समझाया गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर कि क्रिस्टलाइन के पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी उसके पार्टिकल को अरेंज करके बहुत दूर तक अरेंज किया जा सकता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड में रबर को, प्लास्टिक को करके आप बहुत दूर तक नहीं अरेंज कर सकते हैं आप। और जो लास्ट प्रॉपर्टी था, ये भी खास प्रॉपर्टी है, आइसोट्रोपिक और एनी आइसोट्रोपिक। एक बार फिर कह देते हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो हर डायरेक्शन में बराबर होता है, हर डायरेक्शन में बराबर होता है। अगर वो हर डायरेक्शन में बराबर हो गया तो उसे हम आइसोट्रोपिक कहेंगे, और अगर बराबर नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, एनी आइसोट्रोपिक कहेंगे आपका। तो एक पॉइंट यह हुआ। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने दें आप, और इसके बाद जो टॉपिक है वो पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, समझ रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा जितना हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी आप लाभ पहुंचाएं इससे।
थैंक्स यू।